अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हमज़ा हुसैन राना और आप देख रहे हैं मेरा ये यूट्यूब चैनल जिस पर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ एग्ज़ामिनेशन से रिलेटेड, स्कॉलरशिप से रिलेटेड और एडमिशन से रिलेटेड डिफरेंट जो है वो वीडियोस। सो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर जो है वो आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आज जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है कि हम बेसिकली एमबीबीएस किस तरह से कर सकते हैं अब्रॉड। बेसिकली ये मैं एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसको मैंने नेम दिया है एमबीबीएस इन अब्रॉड सीरीज़। इस सीरीज़ के अंदर मैं डिफरेंट जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर एमबीबीएस किस तरह से किया जा सकता है, एडमिशन किस तरह से लिया जा सकता है, ट्यूशन फ़ी क्या होती है, एडमिशन के बाद क्या क्या चीज़ें करनी होती हैं, और किस तरह से आप जो है वो रिक्वायरमेंट पर पूरा उतर सकते हैं, ये तमाम चीज़ें मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस सीरीज़ के अंदर। तो आज की जो सीरीज़ है उसका सबसे पहला हमारा जो मैंने कंट्री चूज़ की है वो है एमबीबीएस इन जर्मनी। जी, तो आप एमबीबीएस किस तरह से कर सकते हैं जर्मनी में, और प्लस बिल्कुल फ्री में। अब बिल्कुल फ्री जो है ये किस तरह से है और इसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, इस सब को जो है वो बताने से पहले आपको मैं बताता चलूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हम जो है वो आगे बढ़ सकें। जी, तो सबसे पहले तो आपको ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि एमबीबीएस हमें इसमें जर्मनी में ही क्यों करना चाहिए, हमें लाइक चाइना में या कहीं और क्यों नहीं करना चाहिए, या हम पाकिस्तान में क्यों ना कर लें। देखें, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी जो फर्स्ट चॉइस होती है वो तो पाकिस्तान ही होता है, उसके बाद जो है वो किसी और की तरफ वो देखते हैं। लेकिन अगर आपका पाकिस्तान में एडमिशन नहीं होता, इवन कि आप 90% मार्क्स भी ले लेते हैं, आप जो है वो एंट्री टेस्ट में भी जो है वो अपना पूरा ज़ोर लगा देते हैं, लेकिन फिर भी आपका एडमिशन यहाँ पर नहीं होता, तो फिर जो है वो आप क्या करेंगे। डेफ़िनेटली इसके बारे में हमें सोचना होता है कि हम फिर प्राइवेट में जो है वो चले जाएं, प्राइवेट कॉलेजेस में चले जाएं। तो आप अगर इसको थोड़ा सा देखें ना, तो प्राइवेट कॉलेजेस में जो एमबीबीएस की फ़ी है वो टोटल, आप अगर एमबीबीएस की टोटल फ़ी देखें ना तो वो तकरीबन 40 to 45,000 यूरो बनती है। जबकि अगर जो है वो हमारे पास आप यही फ़ी अगर आप यहाँ पर आने में लगा देते हैं, या फॉर एग्ज़ाम्पल जो एक्सपेंसेस होते हैं उसमें लगा देते हैं। देखें, ट्यूशन तो यहाँ पर फ्री होती है, जर्मनी में ट्यूशन फ्री है ये, और यहाँ पर आपको जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ कुछ यूनिवर्सिटी कंट्रीब्यूशन फ़ी देना पड़ती है। इसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कि स्टिल जो है वो ट्यूशन फ़ी ज़्यादा चार्ज करती हैं या उनकी कंट्रीब्यूशन फ़ी ज़्यादा होती है। तो इन शॉर्ट मैं आपको बताता चलूँ कि आपका जो टोटल यहाँ पर एक्सपेंडिचर होता है ना, और ये मैं एक्सपेंडिचर बात कर रहा हूँ 6 ईयर 3 मंथ की, और ये टोटल मिलाकर उसमें कुछ चीज़ें होती हैं मैं आगे डिस्कस करूँगा। तो ये 8 इयर्स और 3 मंथ बनते हैं, और इसका जो हमारे पास टोटल ख़र्चा होता है, एक्सपेंडिचर होता है, वो तकरीबन 50 to 55,000 यूरो जो है वो होता है। अब जर्मनी में आपका जो ख़र्चा है वो थोड़ा ज़्यादा तो हो रहा है, लेकिन उसके बेनिफिट्स मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला बेनिफिट ये कि स्टूडेंट जो है वो जर्मनी के अंदर जॉब कर सकते हैं, वो ड्यूरिंग स्टडी जॉब करके अर्न कर सकते हैं। और इस तरह से क्या करते हैं स्टूडेंट्स कि अपना ज़्यादातर जो हमारे पास ख़र्चा होता है वो उसको बचा लेते हैं। वो ज़्यादातर जो ख़र्चा होता है वो उनका डेफिनेटली आगे फूड का होता है या अकोमोडेशन का होता है। तो वो क्या करते हैं कि वो पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, यहाँ पर स्टडी के साथ उनको अलाउ होती है। कुछ डेज़ जैसे कि 365 डेज़ हैं तो उसमें 120 डेज़ जो है वो जॉब कर सकते होते हैं। तो इस तरह से वो उसमें से अपना ख़र्चा पूरा कर लेते हैं। तो यानी यहाँ अगर आप रहते हैं तो डेफ़िनेटली सिर्फ आपने घर वालों से ही लेने हैं, या आपको जो है ना ये पैसे चाहिए, लेकिन वहाँ पर आप जो है वो ना सिर्फ जर्मनी में पैसे जो है वो उनको देंगे बल्कि वहाँ से अर्न भी करेंगे, और उस अर्निंग की वजह से ये जो हमारे पास मैंने आपको बताया ना 50 से 55,000 यूरो, ये कम हो जाता है। फिर आप जब अर्निंग करते हैं तो उसकी वजह से कम हो जाता है वो
आपकी जॉब जो होती है वो बड़ी ही टफ नहीं होती, आप कोई भी काम कर सकते हैं, आप एक्सपीरियंस ले सकते हैं अपने कंफर्ट जोन से निकलने के बाद। दूसरी बात ये बेटा कि जर्मनी में आफ्टर आपकी एमबीबीएस की जो डिग्री है, डिग्री के बाद जब आपको एप्रोबेशन सर्टिफिकेट मिल जाता है तो आपकी जो हमारे पास सैलरी है वहाँ पर डॉक्टर की सैलरी, वो मिनिमम 50,000 से लेकर 60,000 यूरो होती है। आप इसको ज़रा मल्टीप्लाई करें कि यूरो का जो आजकल हमारे यहाँ कन्वर्जन रेट चल रहा है पाकिस्तान करेंसी में, तो ये कहाँ तक चला जाता है। उसके अलावा आपको ब्लू कार्ड मिलता है, वो ब्लू कार्ड के साथ जो है वो आप वहाँ पर जॉब कर सकते हैं, वहाँ पर जो है वो रह सकते हैं, और 4 से 5 साल के बाद आपको जो है वो वहाँ का पासपोर्ट भी दे दिया जाता है अगर वहाँ रहते हैं आप, और आप वहाँ रहकर जो है वो जॉब करते हैं। तो बहुत बड़ा फ़ायदा है ना सिर्फ वहाँ एमबीबीएस करने का, बल्कि वहाँ रहकर अर्न करने का, वहाँ रहकर एक्सपीरियंस करने का, ये भी एक बहुत बड़ा चांस होता है। तो मैं ये कंप्लीट एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि ये प्रोसेस जो है वो किस तरह से होता है। सबसे पहले आते हैं रिक्वायरमेंट्स की तरफ, और जो बेसिकली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। सबसे जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, वो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि आपने एफएससी प्री मेडिकल की हो। अच्छा, यहाँ पर ये भी है कि आप एफएससी प्री इंजीनियरिंग वाले भी जा सकते हैं, दोनों ग्रुप्स जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर जब आप जाते हैं एमबीबीएस के लिए तो डायरेक्टली आपको एमबीबीएस स्टार्ट नहीं करवाया जाता, वहाँ पर कुछ फाउंडेशन कोर्सेज होते हैं, मैं आगे उनको एक्सप्लेन करूँगा। तो एफएससी प्री मेडिकल हो और या फिर एफएससी इंजीनियरिंग हो, आप दोनों ही इसके लिए एलिजिबल हैं। उसके साथ साथ आपके जो है वो मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। ये जो है वो मिनिमम 60% मार्क्स हैं। देखें, 10,000 स्टूडेंट इनरोल होता है जर्मनी के अंदर मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में, और उनमें से जो 5% होते हैं वो इंटरनेशनल होते हैं, और उनमें ज़्यादा जो तादाद है वो इंडिया की है, उसमें पाकिस्तान वाले जो हैं बहुत कम है। उसकी वजह ये है कि हमें इसका बेनिफिट नहीं पता। हम जो है वो दूसरी साइड पर तो जाते हैं, यानी चाइना चले जाएं या यूक्रेन चले जाएं, या बहुत सारे और ऑप्शन होते हैं हमारे पास, लेकिन जर्मनी एक इतना ज़बरदस्त ऑप्शन है, इसको जो है वो लगता है कोई टच नहीं करता ज़्यादा, इस वजह से इंडियन जो है वो इसमें ज़्यादा हैं। तो आपने क्या करना है कि 60% जो है वो आपके मार्क्स होने चाहिए, और 60% मार्क्स के साथ आप एलिजिबल होते हैं यहाँ पर आने के लिए। इसके अलावा एक और बड़ी बात कि यहाँ जैसे मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है कि ट्यूशन फ्री कंट्री है ये, यहाँ पर आपको ट्यूशन फ़ी पे नहीं करना पड़ती, जबकि सिर्फ़ और सिर्फ आपको ये करना पड़ता है कि आने से पहले आपने अपना शो करवाना है, अपना एक ब्लॉक अकाउंट बनाना है। ये डिटेल्स आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाएंगी। वो ब्लॉक अकाउंट क्या होता है, वो ब्लॉक अकाउंट में आप जो है वो अपना 1 साल का जो लिविंग एक्सपेंसेस हैं वो रखते हो। वो तकरीबन 8,000 से 9,000 यूरो होता है, और वो जो एक्सपेंस होता है वो बेसिकली आपने उनको श्योर ये करना है कि मेरे पास इतने पैसे हैं और मैं यहाँ रह सकूँ, मैं यहाँ रहकर जो है वो अपनी एजुकेशन हासिल कर सकूँ। वो वही पैसे हैं जो आपने उनको नहीं देने, बल्कि उनके अकाउंट में रखवाने हैं, ताकि आप बाद में उसको यूज़ कर सकें अपने लिविंग एक्सपेंसेस के लिए। दैट मीन कि वो जो पैसे हैं वो आप दोबारा से उनको निकलवा भी सकते हैं, और डेफिनेटली वो आप पर ही यूज़ होंगे। तो ये रिक्वायरमेंट होती है जब आप आगे जाते हैं एडमिशन के लिए, तो आपको जो है वो एडमिशन के साथ साथ वीज़ा के लिए ये रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जो एडमिशन है वो हो गया है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ कि ना सिर्फ जो है वो एफएससी वाले एडमिशन ले सकते हैं, बल्कि एमबीबीएस वाले जो कि फ़र्स्ट ईयर गुजार चुके हैं और सेकंड ईयर भी उनका गुजर गया है, 1 से 2 साल उनके गुजर गए हैं, वो भी एमबीबीएस में आ सकते हैं। और उनको आने का क्या फ़ायदा होगा ये भी मैं आपको आगे डिस्कस करता हूँ। इसमें यह है कि जब आपका एडमिशन वहाँ पर कंफर्म हो जाता है, आप उनको दिखा देते हैं कि मेरे 60% मार्क्स हैं, और जी मेरा ये सर्टिफिकेट आपने उनको बाकायदा आपने जो आपकी यहाँ से
रिज़ल्ट कार्ड वगैरह होता है, बाकायदा उसको पहले अटेस्टेशन करवाना पड़ती है। उसके बारे में भी इंशाल्लाह ताला वीडियो बन जाएगी कि वो अटेस्टेशन कैसे होती है। तो बोर्ड से और जो हमारे पास आईबीबीसी है ये आपकी अटेस्टेशन करेगा। जब आप ये तमाम चीज़ें उनको सेंड करेंगे तो यूनिवर्सिटी जो है वो आपको एक ऑफ़र लेटर जो है वो शो कर देगी, जिसकी बिना पर जो है वो आपका एडमिशन वहाँ पर कंफर्म हो जाएगा। इसी तरह से जब आपका एडमिशन हो जाता है, एडमिशन हो जाने के बाद आपको जो है वो बेसिकली एक फाउंडेशन कोर्स करवाया जाता है। ये फाउंडेशन कोर्स जो है वो स्टडीन कॉलीग की तरफ से करवाया जाता है। स्टडीन कॉलीग क्या है, बड़े गौर से सुन लेना। ये एक ऐसा इदारा है जो कि नॉन जो यूरोपियन बच्चे हैं जो कि बाहर से आते हैं यहाँ जर्मनी में पढ़ने के लिए, ये बेसिकली उनके लिए ऐसे कोर्सेज़ करवाता है जो कि उनको यहाँ इस एग्ज़ाम यानी यहाँ का जो पैटर्न है एजुकेशन का, उसके मुताबिक ये कोर्स उनको ट्रेन कर देता है। तो जो अगर मेडिकल के बच्चे हैं तो मेडिकल के बच्चों के लिए पहले 1 साल का कोर्स होता है एम कोर्स। ये 1 साल में भी किया जा सकता है, अगर आपसे नहीं होता तो आप 2 साल भी लगा देते हो। ये एम कोर्स करने के बाद फिर जो है वो क्या होता है कि आपको एग्ज़ाम इंट्रेंस जो है वो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स जो है वो होते हैं, यानी जैसे हमारे यहाँ पर एंट्री टेस्ट होता है, इसी तरह से इस कोर्स के बाद जो कि स्टडी इन कोलीग की तरफ से होता है, एक कोर्स करवाया जाता है। इस कोर्स को हम कहते हैं कि ये जो है कोर्स है ये बेसिकली स्टडी इन कोलीग का कोर्स है, एम कोर्स। तो जब आप इसमें बैठते हैं और इसमें जो है वो आप पास हो जाते हैं तो फिर उसके बाद जो है वो आपको एक सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाता है। और ये सर्टिफिकेट जो है वो आपकी जो है वो बेसिकली ये निशानी होता है कि आपने फाउंडेशन कोर्स कर लिया और आप अब एलिजिबल हैं एमबीबीएस की क्लास में बैठने के लिए। और ये ऐसा है क्योंकि बेसिकली यहाँ पर आपको एमबीबीएस में बैठने के लिए 13 ईयर एजुकेशन चाहिए, तो वो 1 साल का जो है ना वो आपका एफएससी के साथ ऐड हो जाता है। इसी तरह से अगर आप एमबीबीएस कर रहे हैं ना तो एमबीबीएस में आपने 1 साल गुजार दिया है, एमबीबीएस के 1 साल के बाद जब आप आएंगे तो आपको वो जो फाउंडेशन कोर्स है ना वो नहीं करना पड़ेगा। आप डायरेक्टली उस क्लास में बैठोगे, आप डायरेक्टली जो है वो वहाँ बैठोगे एमबीबीएस की क्लासेस के अंदर। तो इसकी जो हमारे पास बेटा जी जो ड्यूरेशन है ना, अगर मैं आपको बताऊं तो एमबीबीएस का यहाँ जो ड्यूरेशन होता है वो 6 ईयर 3 मंथ होता है। और अगर मैं इसमें ऐड कर दूं जो आपका फाउंडेशन कोर्स है यानी स्टडी इन जो कोर्स होता है, और प्लस लैंग्वेज कोर्स भी आपको करना पड़ता है। अगर आप यहाँ से करके आते हैं तो ये भी गुड है, लेकिन वहाँ पर जाकर भी आपको जो है वो इसको करना पड़ता है। तो ये 6 ईयर 3 मंथ जो है वो उसकी आपकी एजुकेशन है एमबीबीएस की। और प्लस जो है वो अगर आप ये कोर्स वगैरह करते हैं तो ये तकरीबन 8 साल 3 महीने बन जाता है। और ये 8 साल 3 महीने वो महीने हैं जिनके बाद आपने डायरेक्टली अर्निंग स्टार्ट करनी है। कितनी अर्निंग स्टार्ट करनी है? 50 से 60,000 यूरोज़ आपने जो है वो अर्निंग स्टार्ट करनी है। उसमें जो है मैं आपको थोड़ा सा इसकी डिटेल बता दूं कि जो हमारे पास जो हमारे पास क्लिनिकल सबसे पहले टाइम स्टार्ट होता है जिसके 4 सेमेस्टर होते हैं, इसके बाद क्लिनिकल आता है जिसके 6 सेमेस्टर्स होते हैं। उसके बाद जो है वो आपकी प्रैक्टिस होती है और ये प्रैक्टिस जो है वो आपके पास चलती है 1 साल और 3 मंथ की ये प्रैक्टिस यहाँ पर करवाई जाती है। उसके बाद जो है वो आपका एग्ज़ाम होता है और एग्ज़ाम जो है वो देने के बाद आपको जो है वो एक एप्रोबेशन सर्टिफिकेट मिल जाता है, एक जो है वो लाइसेंस इशू हो जाता है जर्मन गवर्नमेंट की तरफ से, कि जिससे आप जो है वो मेडिकल कर्स यानी आप मेडिकल डॉक्टर बन चुके होते हैं। अब ये चीज़ जो है वो ज़रूरी है जानना कि पीएमडीसी की तरफ से जो है वो हमारे पास ये चीज़ क्लियर कर दी गई है कि जर्मनी की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो रिकग्नाइज्ड हैं। आपको कोई जो है वो इशू नहीं है, पीएमडीसी जो है वो इसको रिकग्नाइज़ करता है। अगर आप वहाँ से जो है वो डिग्री कर कर आते हैं तो यहाँ पर आपको आकर कोई डिफरेंट कोर्स नहीं करना पड़ता या कोई अलहदा से प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ती जैसा कि कुछ कंट्रीज़ से आने के बाद करनी पड़ती है। तो इस तरह से जी
आपको जो है वो एडमिशन भी मिल जाता है और उसके साथ साथ आपका एमबीबीएस क्लियर हो जाता है। आगे अगर हम चलें लास्ट में, तो अब आपको क्या करना है? अब आपको ये करना है बेटा, जल्दी से आपने जो है वो अपना जर्मन लैंग्वेज का जो कोर्स है वो स्टार्ट कर देना है। जर्मन लैंग्वेज कोर्स इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको वीज़ा उसकी बेस पर मिलेगा। आपका जो है वो मिनिमम C1 लेवल होना चाहिए। C1 लेवल होगा तो आपको वहाँ जाकर आसानी होगी। आसानी क्या होगी कि आपको वहाँ जाकर जो है वो एक तो डेफ़िनेटली आपकी जो लैंग्वेज जिसमें आपको ये एमबीबीएस करवाया जाता है ये जर्मन होती है। ठीक है जी, ये बहुत मुश्किल नहीं है। बहुत सारी कंट्री से लोग आते भी हैं, जैसे मैंने बताया कि 5% जो एडमिशन होता है वो इंटरनेशनल होता है, तो वो सभी जो है वो जर्मन लैंग्वेज में ही करते हैं। और जर्मन लैंग्वेज का एक और फ़ायदा ये है कि आप ऑस्ट्रिया में, स्विट्ज़रलैंड में, जर्मनी में आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं और ये यूज़ होती है वहाँ पर। तो जर्मन लैंग्वेज जो है वो आपने पहले कर लेनी है। आपको मज़ीद वहाँ जाकर भी इसके कुछ कोर्सेज करवाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे रहकर भी आपको करना पड़ती है। दूसरा, आपका जैसे ही रिज़ल्ट कार्ड आता है आपने उसको अटेस्टेशन करवानी है, उसकी अटेस्टेशन करवाएं। अटेस्टेशन करवाने के बाद मैं आपको जो है वो नीचे लिंक दे रहा हूँ, उस लिंक के अंदर आपको यूनिवर्सिटीज़ की जो है वो वेबसाइट्स, बल्कि एक लिस्ट है और उसमें तमाम यूनिवर्सिटीज़ हैं, मेडिकल यूनिवर्सिटीज़। आपने उनकी जो है वो वेबसाइट्स के ऊपर जाना है। वेबसाइट्स के ऊपर जाकर उनकी जो है वो मज़ीद डिटेल्स जो है वो चेक करनी है। दो तरह की डिटेल्स होती हैं जो चेक की जाती हैं, एक तो ये कि एडमिशन रिक्वायरमेंट क्या है और लैंग्वेज रिक्वायरमेंट क्या है। तो ये दो चीज़ें जो है वो आपने चेक करनी है, मैंने बता भी दी हैं। मज़ीद जो है आप वहाँ से जो है इसको क्लियर भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है जी कि ये वीडियो जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रही होगी और आपको इससे वो तमाम इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी जो कि आप जो है वो लेना चाह रहे थे। तो चलते हैं, और आज के लिए इतना ही जो है वो काफ़ी है। इंशाल्लाह ताला दोबारा मिलेंगे नई जो है वो हमारे पास वीडियो के साथ इस सीरीज़ की नई जो है वो वीडियो के, और किस जो है वो कंट्री में एमबीबीएस के लिए जाया जा सकता है और उसके क्या क्या जो है वो फ़ायदे हैं और क्या क्या नुकसान हैं। तो इजाज़त दीजिए हमज़ा हुसैन राना को, इंशाल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होती है।